हेलो एवरीवन। तो स्वागत है बच्चों आपका आज की इस क्लास के अंदर, क्लास 3 ऑफ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। चलिए तो इन डिटेल के अंदर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज केमिकल प्रॉपर्टी। कल हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, जिसके के अंदर मैंने आपको एक पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज का क्विक व्यू दिया था, दैट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज हम थोड़ा इन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इन केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो क्लास 10th के अंदर आप लोगों की यही सेम चीज होती है। क्लास 10th के बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को इन डिटेल में पढ़िए। क्लास 8th के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ कुछ रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको मार्क करता रहूंगा साथ साथ। बच्चों ये चैप्टर बोथ क्लास 8 और 10 दोनों के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे। क्लास 8 वाले बच्चे इसको पढ़ रहे होंगे और क्लास 10 वाले इसको पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, बट थोड़ा सा इन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। कोई भी चीज आप लोग पढ़ते हैं वो कभी भी खराब नहीं जाती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है बच्चों, उसके अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दे हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। दे हैव they have tendency they have tendency to lose electron। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बच्चों, सोचो सपोज करो मेरे पास सोडियम है। सोडियम में आपको पता है 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अब दोनों कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। कौन सा चार्ज आया सोडियम पे? नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है सोडियम पे। अब सोडियम से मैंने क्या कहा, बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अब सोडियम ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो सोडियम पे कितने आ गया? अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, 11 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज। तो कितना बच गया? 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। सोडियम क्या बन गया? Na पॉजिटिव। प्लस का मतलब, +1 का मतलब 1 चार्ज। सिमिलरली जो एल्यूमिनियम होता है बच्चों, दैट कन्वर्ट जाता है एल्यूमिनियम +3। +3 का मतलब क्या होगा? एल्यूमिनियम कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो देयरफॉर मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। चलिए हम रीड करते हैं फटाफट। देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड बाय देयर न्यूक्लियस। अब देखो इलेक्ट्रॉन होते कैसे हैं। सपोज करो ये सोलर सिस्टम देखा है आप लोगों ने, बिल्कुल वैसा ही होता है हमारे पास में। क्या था? ये जो न्यूक्लियस की अरेंजमेंट होती है, एटम्स की अरेंजमेंट, ये हमारे पास क्या न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी शेल्स बनती हैं, ठीक है। तो इन शेल्स के अंदर सबसे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। मैं सपोज करो सोडियम का बनाता हूँ। सोडियम का होता है 2, 8, 1। अब ये चीज कैसे आया, क्यों आया, इसको भूल जाओ आप अभी। सिर्फ इतना याद रखो, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 1। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल्स। 2, 8 और हो गया 1। अब जरा देखो, ये जो सेंटर है ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये। अब ये क्या है? लूजली बाउंड है। लूजली बाउंड मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सपोज करो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, जो बच्चा टीचर के डेस्क के सबसे आगे बैठा है, मान लो ये एग्जामिनेशन हॉल है आपका, जो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है और टीचर का डेस्क है, मान लो ये टीचर का डेस्क है, यहाँ पे टीचर खड़ा हुआ है, तो बच्चों की सीट यहाँ पे होगी। वो बेचारे तो चीटिंग नहीं कर पाएंगे, बट वो जो पीछे वाला बच्चा है उस पे क्या है, टीचर की नजर नहीं पहुंचेगी तो वो चीटिंग कर सकता है। तो इसी वजह से क्या है हमारे पास, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट दैट मच हाई, तो इट इज अ लूजली बाउंड, इट कैन मूव हियर एंड देयर। तो ये क्या कहते हैं, बाहर निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। प्रोटॉन बाहर कभी नहीं निकलता, न्यूट्रॉन बाहर कभी नहीं निकलता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर loosely bound by their nuclei, therefore the metal atom can easily lose their outermost electron to form positive charge। अब मेटल क्यों करता है वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है? बिकॉज दे कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल। अब इलेक्ट्रॉन भी आउटरमोस्ट शेल में से ही बाहर निकल के जाएगा, ये नहीं है कि बीच में से बाहर निकल के चला जाए। हमेशा एक सीक्वेंस वाइज जाता है इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आउटरमोस्ट शेल से, फिर उसके बाद शेल पे। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने बताया सोडियम मेटल कैन लूज outermost 1 electron to form positive charge ion and a positive
After losing outermost electron, it can be get stable electronic configuration of noble gas, that is 2 8. अब इन्हें क्या जरूरत पड़ती है अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, ये भी एक क्वेश्चन आता है. What is the need to move or to remove electron? Need to remove इलेक्ट्रॉन, क्या जरूरत पड़ी थी भाई? देखो, हर कोई चाहता है कि वो अपना सब कुछ काम कर कर आके गंगा नहा ले. हम लोग चाहते हैं ना. कभी किसी बुजुर्ग से पूछना, भाई मैंने अपने बच्चों की शादी कर दी, मेरा सब कुछ हो गया, अब मैं गंगा नहा लिया. गंगा नहा लिया मतलब अब उसके ऊपर कोई सांसारिक जिम्मेदारियां नहीं है, उसके ऊपर कोई भी सोसाइटी को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो अब स्टेबल हो गया है. अब वो सिर्फ भगवान की उसमें क्या कहते हैं पूजा में लीन होता है. सेम इसी तरीके से जो मेटल्स होते हैं बच्चों, उनके पास ये जो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन उनकी आउटरमोस्ट शेल के अंदर होते हैं, ये उनको अनस्टेबल बना देते हैं. वो चाहते हैं कि भाई ये हमारे ऊपर जो बला आई हुई है, ये बस जल्दी से टल जाए और हम लोग एक 2 और 8 फुल्ली फिल्ड शेल की एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाएं. ये जो 2 और 8, अगर लास्ट शेल के अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. अभी आप इतना याद रखें, अगर 2 और 8, 2 होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के लिए, बाकी और मेटल्स के लिए और बाकी और एलिमेंट्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल के अंदर. लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका मतलब हम लोग फुल्ली फिल्ड है. ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन नहीं, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये फुली फिल्ड है. ठीक है. और इसी फुली फिल्ड को अपनाने के लिए मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, बिकॉज उनके पास 1 2 और 3 होते हैं. ठीक है. अब 7 इलेक्ट्रॉन कोई लेके कहाँ से आएगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो इसलिए वो लूज करने की कोशिश करते हैं. तो क्या होता है, उस लूज करने को बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गए. ऐसे ही हमारे पास मैग्नीशियम होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. एल्यूमिनियम है बच्चों, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. जिंक है, जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है हमारे पास में. तो पोटेशियम वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं. और क्या होता है उनका पॉजिटिव पॉजिटिव नेचर बना देते हैं उनकी. ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? हो जी, बिल्कुल ठीक. ये एग्जांपल सोडियम का मैग्नीशियम का आया आपके पास में. ये देखना है यहाँ पे, जरा देखो. 1 इलेक्ट्रॉन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन. किसी भी जिसमें भी लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही वो फटाफट लूज कर देता है. चलिए अब हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की तरफ इसकी क्या रिएक्टिविटी रहती है? तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड. मैंने आपको बताया था जो भी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से वो ऑक्साइड बनाता है. और मेटल ऑक्साइड कैसी होती है? बेसिक इन नेचर. अब ये बेसिक इन नेचर होती है, कैसे पता लगा? आइए इसके बारे में जानेंगे हम लोग. एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया सोडियम मेटल. सोडियम मेटल को मैंने ऑक्सीजन में रिएक्शन करा, तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर में रिएक्शन करवा दो सिर्फ, तो सोडियम ऑक्साइड बनी. और सोडियम मुझे पता है बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है. तो ये जो रिएक्शन होती है ना बच्चों, ये बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होती है. एकदम स्पार्क होता है इसके अंदर से, ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट एंड समटाइम्स मे बी साउंड इज क्रिएटेड. तो अब जितने भी मेटल्स होते हैं वो हर तरीके से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करते. आप लोगों ने देखा है कि भाई आपके घर के अंदर जो है एल्यूमिनियम के बर्तन भी रखे हुए हैं, कॉपर के आपके पास बर्तन है, आप लोग जो है सिल्वर ग्लासेस भी यूज करते हैं, प्लास्टिक भी यूज करते हैं. तो सारी की सारी जो चीजें होती है, क्या वो समान रूप से जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं? भाई आपके घर में कूलर भी होगा, एसी भी है, एसी और कूलर में जो लोहा लगा है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ में सोडियम की तरह रिएक्शन करता रहे तो बेटा हर 2 घंटे बाद नया एसी खरीदना पड़ जाएगा आपको. बट ऐसा नहीं होता ना. तो इट मीन्स दैट all the metals do not react with oxygen with equal ease. इक्वल केस और इक्वल ईज है. ईज का मतलब एक तरीके से, नॉट इक्वली, एक ऐसे ही रिएक्ट नहीं करते. The reactivity of oxygen depends upon the nature of metal and it depends upon the nature of metal. Metal कितना ज्यादा reactive है. Some metals react with oxygen even at room temperature, some on heating, while still other react only on strong heating. एग्जाम्पल के तौर पे चलो देखते हैं हम लोग. सबसे पहले आता है सोडियम. ये सबसे भड़कीला इंसान है, समझ लो आप. इनको जरा सी बात करो तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत रिएक्शन दिखाते हैं. सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, these three elements are very reactive. So these, especially I will say metals, they are very reactive and they react with oxygen even at room temperature and to form their oxides. चलो ये इनकी ऑक्साइड बनती हैं. क्लास 10 स्टूडेंट्स इनको बिल्कुल याद रखिए. और क्लास 8 के बच्चे जो हैं वो सिर्फ आप लोग इसको इतना याद रखिए, ये वाली बात. तो सोडियम
रिएक्टर ऑक्सीजन से सोडियम ऑक्साइड बना Na2O, कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा K2O, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा कैल्शियम ऑक्साइड बनाया इन्होंने। तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव, दे डू नॉट रिक्वायर एनी टेम्परेचर, दे रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, तो बड़ापट जल्दी से रिएक्शन कर जाती है। ठीक, चलो अब दूसरा आपके पास आता है बच्चों, metals like magnesium do not react at room temperature, they burn in air on heating to form corresponding oxide। अब मैग्नीशियम को हमें बर्न करना पड़ता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर होता है व्हाइट कलर का, पाउडर बनता है बच्चों, ये याद रखना हमेशा, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 8th में भी पूछ लेते हैं व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट। तो अब एक मैग्नीशियम की खास बात है, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं ना, तो बच्चों बड़ी ही प्यारी सी व्हाइट कलर की जो है आपकी डेजलिंग साउंड के साथ साथ, सॉरी व्हाइट लाइट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस, स्पार्कलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसको याद रखना, विद ब्राइट व्हाइट कलर लाइट एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो मैग्नीशियम क्या है, उसको हीट करना पड़ता है। अब जिंक है, जिंक के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता, तो जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ में रूम टेम्परेचर पे भी नहीं करता। दे बर्न इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। अबे हमारे पास ये जो हमारे पास जिंक है बच्चों, इसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है। मैग्नीशियम थोड़ी सी हीट में, इवन आप मैग्नीशियम को अगर मोमबत्ती की या फिर स्पिरिट लैम्प की हीट पे भी आप गर्म करोगे तो वो आराम से इजीली जो है रिएक्शन कर जाएगा, बट जिंक को जो है करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत पड़ती है। अब सिमिलरली ऐसे ही आपके पास आयरन और कॉपर है, आयरन और कॉपर को आप नहीं बर्न कर सकते, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग। प्रोलॉन्ग हीटिंग का मतलब काफी टाइम तक ऑक्सीजन की सप्लाई और हीट करते रहोगे तब जाके रिएक्शन करेगा। तो देखा आप लोगों ने, सोडियम एकदम रिएक्शन करता था, मैग्नीशियम थोड़ी सी गर्मी पाके रिएक्शन करा, ओनली जस्ट बाय लिटिल बिट ऑफ हीटिंग। जिंक को थोड़ा और हीट करना पड़ता है, और जो टेम्परेचर है हमें आयरन और कॉपर के लिए वो काफी ज्यादा करना पड़ता है। ये रिएक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये दोनों रिएक्शन याद रखिएगा। ट्राइस Fe solid plus O2 gives you Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, इसको सिर्फ इतना याद रखो, आयरन 3 ऑक्साइड एंड कॉपर 2 ऑक्साइड। ये दो रिएक्शन हैं आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, इनको हमेशा याद रखिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों ने चार कैटेगरी बनाई और इन चार कैटेगरी के हमने एक एक एलिमेंट का नाम याद रखा, उसको हमेशा याद रखना है। सब चीजों को अपनी कॉपी के अंदर लिखिएगा, ये मत सोचिए कि ये मेरे सेक्शन में आएगा नहीं आएगा, इस सबसे भूल जाओ। ये चीज पढ़ी हुई आपकी कभी ना कभी काम आएगी, और ये चीज आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है आगे की क्लासेस में। चलिए अब हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ में क्या इनकी रिएक्शन रहती है, सेम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में डिफरेंट रिएक्टिविटी था, सेम वाटर के साथ में भी वैसी रहेगी। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रो। मैंने आपको बताया था मेटल रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को हम लोग MO से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड को MOH इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन तो आपको पता ही है H2 हो गया हमारे पास। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टूवर्ड्स द वाटर डिपेंड्स अपॉन अगेन नेचर ऑफ मेटल्स। नेचर ऑफ मेटल का मतलब क्या है, देखो मेटल की कोई भी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कोई भी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो मेटल जितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल से, फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल, जितनी जल्दी उस आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो उतनी जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। तो जितनी भी, यू कैन से वन शॉर्ट आंसर ऑफ ईच एंड एवरी केमिकल प्रॉपर्टी इज एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एटम, अ पर्टिकुलर मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल। जितनी जल्दी एबिलिटी उतना ज्यादा रिएक्टिव, जितनी कम एबिलिटी वो उतना कम रिएक्टिव हो गया। Okay, so some metals react even with cold water, some react with hot water, or while on heating, while some metals do not even react with water with steam. कुछ steam के साथ रिएक्शन नहीं करते, कुछ को कोल्ड से हो गया, कुछ को थोड़ा हीट करना पड़ा, कुछ को हमने स्टीम के साथ रिएक्शन करा, और बट कई तो ऐसे बेशर्म है बच्चों जो रिएक्शन करते ही नहीं है हमारे पास। चलिए फटाफट देखते हैं। अगेन सोडियम पोटेशियम, मैंने बताया था ये दो मेटल ऐसे हैं भड़काऊ इंसान, तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विग्रसली विथ कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में भी अगर आप सोडियम डाल दोगे ना, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा बच्चों। तो Na plus H2O, सोडियम प्लस कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर को हमने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे,
इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड H2। ओके, तो रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना। पोटेशियम के साथ में करा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया KOH, और हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, सिर्फ इसको हाइड्रोजन यूज करो। हाइड्रोक्साइड की बात लिखिए यहाँ पे, ये गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया। मे भी कुछ कुछ टाइम पे वाटर भी बन जाता है, वाटर भी नहीं बनेगा। जब वाटर का रिएक्शन करा तो यही चीज होगा, कुछ नहीं। सिर्फ इतना याद रखिए आप लोग, सोडियम एंड पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम, और ये हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो, अब बचा कैल्शियम। अब कैल्शियम ने जो है देखो, इनकी कैटेगरी से एयर के साथ में तो इन्हीं के साथ था, बट अब इनसे अलग हो गया। Calcium reacts with cold water to form calcium hydroxide and hydrogen gas. The reaction is less violent. ये रिएक्शन तो कर जाता है कोल्ड वाटर से, बट द रिएक्शन इज नॉट दैट मच वायलेंट जैसे कि हमारी सोडियम और पोटेशियम के केस पे थी। तो कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। मैग्नीशियम रिएक्ट्स स्लोली विथ कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स रैपिडली विथ हॉट बॉइलिंग वाटर फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन, अब देखो मैग्नीशियम के अंदर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आती है तो इवेंचुअली इट विल कन्वर्ट हो जाता है इन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या है, स्लोली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से, बट बॉइलिंग वाटर आते ही ये फटाफट रिएक्शन कर देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड देन इवेंचुअली इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Metals like zinc and aluminium react only with steam to form their respective oxides and hydrogen. अब जिंक के साथ में जब ये मेटल है ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन कर देता है। अभी देखो हमने यहाँ पे गैस लिखा है, गैस का मतलब वाटर इज इन स्टीम फॉर्म। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हमेशा स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, पानी के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, गर्म पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, इनकी ठंडे पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। ऑलवेज रिएक्ट विद स्टीम एंड फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स एंड फर्दर अगर इसको आप लोग फर्दर प्रोलॉन्ग हीटिंग करते रहेंगे, प्रोलॉन्ग इसका एक्सपोजर रहेगा ऑक्सीजन के साथ में, एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू जिंक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने इनके फॉर्मूले लिख दिए। चलो भाई, ये रिएक्शन विद वाटर। अब आता है आयरन। आयरन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। आयरन वाटर के साथ में ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता। रिएक्शन ऑकर्स ओनली व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। आयरन को भी रेड हॉट कर दो, स्टीम को भी पास करो, दोनों आपस में रिएक्शन करके बच्चों आपके पास क्या बनाएगा, Fe3O4। ये बात याद रखिए, दोनों आपस में रिएक्शन करके Fe3O4 नहीं Fe2O3 बनाएगा, Fe2O3। ये एक बार मैं चेक करके आपको दोबारा बाद में बताऊंगा, इसको अभी आप लोग मत करिए कुछ भी। तो ये इस तरीके से ये बनेगा, अभी आप इसको इतना ही याद रखिए। कुछ बुक्स में कुछ मिला हुआ है, कुछ में कुछ, तो एक बार मैं आपको करके आपको कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करता हूँ। तो इसमें आपका ये बनेगा, स्टीम के साथ रिएक्शन करके थोड़ा सा अंतर पड़ता है, ये रिएक्शन आ जाएगा आपके पास में। देन आपके पास में कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये भैया बेशरम है, इनको स्टीम में पास करो, इनको गर्म पानी दो ठंडा पानी दो कुछ भी दीजिए, दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर। Okay, so on the basis of their reactivity, sodium is most reactive, sodium, or you can say potassium साथ साथ इसके, then magnesium, then zinc and aluminium आ गए आपके पास, then iron, and then like is copper, then silver and gold। ये आपकी क्या हुई, रिएक्टिविटी सीरीज हो गई ऑन दी विद वाटर। तो सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव एंड गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर। क्लियर बात है आपको? चलो जी, अब पढ़ते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से मेरा मतलब है यहाँ पे, इसको लिखते हैं हम लोग डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है चीज। मेटल क्या आता है, जब भी एसिड के साथ में रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट करता है, लिबरेट करता है। तो ओनली लेस रिएक्टिव मेटल सच एज कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, ये तीन मेटल को याद रखो, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड। याद रखिएगा, दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 आर सिमिलर। दोनों में सिमिलर होती है, बस मेटल के अंदर क्या, इस HCl के साथ क्या बनता है, मेटल क्लोराइड बन जाएगा और इससे मेटल सल्फेट बन जाएगा। देखते हैं, with dilute HCl they give metal chloride, and with hydrogen, and with dilute H2SO4 they give metal sulfates and hydrogen। चलिए फटाफट रिएक्शन देखते हैं, बट
अभी ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बताया एक और एसिड हमारे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड बच्चों इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस आती है इसको तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है और इसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। बट Mn एंड मैग्नीशियम मैग्नीज, ये दो ऐसे मेटल हैं बच्चों दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन ऑन इवन रिएक्टिंग विद वेरी डाइल्यूट HNO3। वो क्यों करता है उसका आपका होमवर्क मैंने आपको बोला था, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के दो, बट किसी बच्चे ने नहीं लिखा। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इस चीज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का ये वाला, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट HNO3। व्हाई? बट HNO3 की हमेशा टेक्टिस होती है, इट विल कन्वर्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इनटू वाटर। वो वाटर में के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बट यहाँ पे नहीं करता। क्यों नहीं करता, अब आप देखते हैं इसको। वाटर में कन्वर्ट क्यों करता है? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद डिफरेंट with same acid. अब देखिए, सोडियम and magnesium and calcium react violently with dilute HCl while or with H2SO4 liberating hydrogen gas and corresponding salt. ये मेरा salt बन गया NaCl, ये मेरा सोडियम सल्फेट बन गया। सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सोडियम की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से, सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जिंक के साथ में, एल्यूमिनियम और जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड NH2SO4। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, तो याद करिएगा क्लास 10 स्टूडेंट। एल्यूमिनियम HCl के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस एल्यूमिनियम सल्फेट बना, जिंक क्लोराइड बना, जिंक सल्फेट बना। तो इस तरीके से ये सारी की सारी रिएक्शन आपके देखने को मिलेंगी। आयरन रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद डाइल्यूट H2SO4 एंड HCl। आयरन बहुत ही स्लो करता है। और इवन जिंक इज ऑल्सो एंड इवन इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड एल्यूमिनियम। जिंक एंड एल्यूमिनियम बच्चों मोर रिएक्टिव होते हैं आयरन से, तो इनको इस बात को याद रखिएगा। ये तो आयरन के साथ में रिएक्शन करेगा HCl FeCl2 देन FeSO4 बनाएगा विद एसिड। कॉपर रिएक्शन नहीं करता डाइल्यूट H2SO4 और इनके साथ में, so there will be no reaction। तो कॉपर इज इवन लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, iron and copper। So this is the reactivity order on the basis of reaction with dilute acid। याद रखिएगा। तो रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड डिक्रीज फ्रॉम सोडियम टू कॉपर, और इसके बाद क्या आ जाएगा? सिल्वर और गोल्ड भी आप लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये बात आपको, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपकी रिएक्टिविटी का डिफरेंस रहता है। अब आ जाओ रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है? ये जो बच्चों सॉल्ट बना था ना, ये देखा आप लोगों ने FeCl3 FeSO4 बना था। इससे पहले देखो जिंक क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, ये क्या बनता है? इसे बोलते हैं हम लोग सॉल्ट। अब इसके अंदर अगर मैं पानी मिला दूं तो ये क्या हो गया? सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। जैसे कि मैंने CuSO4 है, मैंने ZnSO4, ये क्या है मेरे पास? सॉल्ट सॉल्यूशन हो गए। तो अब ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, मान लो मेरे पास क्या था? कॉपर सल्फेट था। अब मैंने इसके जिंक के साथ में रिएक्शन करी, मुझे पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैंने अभी पढ़ाया था बीच में। जिंक अगर मोर रिएक्टिव होगा कॉपर के अंदर तो क्या करेगा? जिंक इस कॉपर को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से किक आउट कर देगा। जैसे इसको आउट किया तो ZnSO4 बन गया और कॉपर बेचारा अकेला हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं ये एक्चुअल में होता क्या है। तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन a salt solution of a less reactive metal, then the more reactive metal displaces the less reactive metal and forms a salt solution। जो मोर रिएक्टिव होता है बच्चों, वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है। हमारी डे टू डे की लाइफ में भी ऐसी होता है, जो हमसे ज्यादा ताकतवर होता है वो लेस वाले बंदे को, जो लेस ताकत वाला बंदा होता है उसको हटा देता है। बाहुबली अब छोटी छोटी मोटी चीजों को तो हटा देगा ना। तो फॉर एग्जाम्पल ही कैन टेक अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बच्चों ब्लू कलर का होता है। उसके अंदर अगर जिंक मेटल की स्ट्रिप आप लगा डालेंगे तो क्या करेंगे? देखेंगे आप लोग, ब्लू कलर फेड होता जाएगा और डिपॉजिट होता जाएगा कॉपर ब्राउन कलर के अंदर। तो दिस मीन्स दैट द रिएक्शन ऑकर, इस तरीके से रिएक्शन ऑकर होगी। तो ये ब्लू सॉल्यूशन था और ये कलरलेस सॉल्यूशन बनता जाएगा। तो इसका मतलब जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। अगर मेरे पास ये ZnSO4 होता और उसके अंदर मैं क्या कॉपर डालता तो क्या डिस्प्लेस करता? बिल्कुल भी नहीं करता। भैया कॉपर थोड़ा ताकतवर है जिंक से, जिंक तो अपने ऐसे ही रहेगा। तो कहेगा भाई साहब तेरे बस की नहीं मुझे हटाना, तो मैं क्यों हटूं? तो वो हट ही नहीं पाएगा।
So this reaction Zn plus CuSO4 is possible, but Cu plus ZnSO4 this reaction is not possible. ये क्लियर हो गई बात आपको? चलो जी आगे चलते हैं। अब देखो यही मैंने बताया आपको Zn plus CuSO नो रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर मुझे ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन को स्टोर करना है तो मैं कॉपर के वेसल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होगी। और अगर मेरे पास CuSO4 की मेरे पास में एक्वस सॉल्यूशन है तो मैं उसे जिंक वेसल के अंदर स्टोर नहीं कर सकता, वो फटाफट उसके अंदर रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। कभी आप लोगों ने देखा होगा सिरका वगैरह हम लोग लोहे की चीजों में स्टोर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो सिरका लोहे के साथ में रिएक्शन कर जाता है और वो रिएक्शन करके उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं लोहे के अंदर। गाँव के बच्चे इस चीज को बड़े अच्छे से जानते होंगे, वो इसी वजह से होता है। तो ये बात समझ में आ गई, इसमें सिरका और लोहे को लेके कर लो तो वो काम बन जाएगा। तो फ्रॉम दिस वी कैन व्हाट वी कंक्लूड दैट ZnSO4, just write down, ZnSO4 can be stored in copper vessel, but copper sulfate, that is CuSO4, cannot be stored in zinc vessel. Why? आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिएगा। So this means copper cannot displace, ये आपका आंसर हो जाए, copper cannot displace zinc metal from its solution. Thus we can conclude that zinc is more reactive than copper. However, if we put gold and platinum strips in the copper sulfate solution, the copper is not discharged by gold and platinum. Thus, gold and platinum are less reactive than copper. अगर मैं इसी चीज की जगह पे जिंक की जगह पे मैं कॉपर का यूज करता हूँ, सॉरी गोल्ड और प्लेटिनम का यूज करता हूँ, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। इसका मतलब गोल्ड एंड प्लेटिनम तो बच्चों कॉपर से भी लेस रिएक्टिव हो गया प्रकाश। ठीक है, चलो ये आती है मेरे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज। इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ये देखिए ध्यान से फटाफट। लिथियम पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, लिथियम पोटेशियम बेरिलियम। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज मेरी आई कहाँ से? भाई मैंने स्टडी करा रिएक्शन विद, सबसे पहले मैंने किया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ स्टडी करा, देन वाटर के साथ रिएक्शन स्टडी करी, उसके बाद में क्या रिएक्शन करी थी वाटर के साथ, फिर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन स्टडी करी, देन मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन स्टडी करी। इन सब रिएक्शन को स्टडी करके मेरे पास ये एक सीरीज आई। उस सीरीज में देखो फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिएक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। तो अब ये एक हाइड्रोजन बेटर, एक तरीके से आप लगा लो ये 0-0 है, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। अब इसके ऊपर के जितने भी आपके पास मेटल हैं, जितने भी मेटल है वो एसिड में से दैट कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, हाइड्रोजन जैसे HCl और H2SO4, इसके ऊपर कोई भी मेटल लूंगा तो वो हाइड्रोजन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा देगा, वो एसिड के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा और हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा। बट जो कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये नहीं करेंगे, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, दे आर नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम acid. That's why we do not get H2 gas from acid. हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, इन सब केस के अंदर वो लिबरेट होगी। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके अंदर आपको सारी याद नहीं करनी है, आपको तो मेन आपको याद करना है लिथियम पोटेशियम याद करो, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये तीन, इनके अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता है, इनको याद रखना बच्चों। देन ये याद कर लो बस, ये जो तीन मैंने ब्रैकेट मारे हैं आपके पास में, ये दो, देन दीज थ्री, देन दीज थ्री, इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अगर ये याद नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट टॉपिक आज का कि रिएक्टिविटी की सीरीज से हमें मिलता क्या क्या, हम लोग क्या करते हैं बच्चों। द मेटल विच इज हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज इज मोर रिएक्टिव देन द अदर। अब ये जो लिथियम है, अगर कोई पोटेशियम का सॉल्ट होगा तो पोटेशियम को बाहर फेंक देगा, पोटेशियम बेरियम को बाहर फेंक देगा, सोडियम बेरियम सोडियम को, सोडियम कैल्शियम को, कैल्शियम मैग्नीशियम को। तो बच्चों ऊपर वाला जो मेटल है वो नीचे वाले के का जान का दुश्मन है, वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज दे हैव हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लूज इलेक्ट्रॉन वाली टेंडेंसी जिसकी ज्यादा, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, याद रखिए। Tendency to lose electron makes a particular metal more reactive. चलो जी, so metal which is higher in the reactivity series, it is more reactive than the other. Lithium is most reactive and platinum is the least reactive हो गया। Metal which have been placed above the hydrogen मैंने बताया,
are more reactive than hydrogen and can displace hydrogen from the compound like water, acid and liberate hydrogen gas. थर्ड पॉइंट क्या था बच्चों? The metals which are placed below hydrogen are less reactive than hydrogen and cannot displace. ये बात मैंने आपको बताई. फोर्थ पॉइंट है मोर रिएक्टिव मेटल प्लेस्ड हायर इन एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. ये भी मैंने आपको बताया. फिफ्थ पॉइंट है मेटल एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर वेरी रिएक्टिव एंड देयरफॉर दे डू नॉट ऑकर इन फ्री नेचर. अब फ्री नेचर का मतलब होता है बच्चों संत आदमी. संत आदमी को कोई मतलब ही नहीं होता ना कि दुनिया से क्या है क्या नहीं, बट हम लोग हैं, हम लोग सब चीजों में घुसे पड़े होते हैं, हम लोग संत नहीं है. तो सेम इसी तरीके से इट डू नॉट ऑकर इन द फ्री नेचर, वो किसी कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करना. फ्री नेचर का मतलब होता है एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ही मिल रहा है, गोल्ड है तो गोल्ड ही मिलता है, सिल्वर है तो सिल्वर ही मिल रहा है, कॉपर है तो सिर्फ कॉपर की फॉर्म में. बट नहीं, कॉपर कॉपर सल्फेट की फॉर्म में है, आयरन किसी न किसी सल्फेट की फॉर्म में है, जिंक किसी क्लोराइड की फॉर्म में है, सोडियम भी सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में. बट कॉपर और गोल्ड के आप लोग चीजें देखते हैं वो सेम कॉपर और गोल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज दे ऑकर इन फ्री स्टेट इन नेचर. So the metal at the bottom of the series are less reactive, therefore they are normally occur free in nature. Therefore, examples we have gold. Gold present in the reactivity series in the lowermost part and it is found free in the nature. तो guys ये हमारे पास था एक्टिविटी सीरीज की यूजफुलनेस. तो फटाफट आप लोग इस पूरे चैप्टर को, ये जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है. आप लोगों का क्लास 10 कुछ भी एक भी चीज इसके अंदर से मत छोड़ना. और क्लास 8 आप लोग रिएक्शन पार्ट को जो रिएक्शन करिए उसको मिस कर सकते हो. बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. खास तौर से ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना ये इंपॉर्टेंट है. और रिएक्टिविटी सीरीज की यूजफुलनेस क्या होती है ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप लोग कैसे करिए, फटाफट एक बार वीडियो पूरी देख लीजिए एक शॉट के अंदर. जो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं उन चीजों को आप लोग क्या करिए, पॉज करिए और अपनी कॉपी में लिखिए. मुझे सब बच्चों की कॉपी फटाफट चाहिए लिखी हुई. नहीं तो आप लोग स्कूल में भी डिपॉजिट कर सकते हो. जब आप लोग और सब्जेक्ट की कॉपी आते हैं लेने, स्कूल में डिपॉजिट कर सकते हैं टीचर्स को. ठीक है. और नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा मुझे व्हाट्सएप भेज देंगे. अगर आप मुझे व्हाट्सएप भेज देंगे तो सबसे अच्छी बात है, क्यों आप फालतू में आते हो चीजें देख सकते हो. ठीक है. आप लोग मुझे व्हाट्सएप भेजिए और अपना काम पूरा करिए. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर. बाय बाय.